ओके। तो मैंने बात करी थी कि फिजिकल स्टेट के लिए नॉर्मली नंबर ऑफ कार्बन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कितने कार्बन हैं किसी एल्केन के अंदर वो डिसाइड करेगा कि वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर तो 1 से लेके 4 तक कार्बन है तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। 5 से लेके 17 तक कार्बन है, 17 तक कार्बन है तो क्या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और 18 से ऊपर अगर कार्बन है तो वैक्सी सॉलिड है ना, वैक्स की तरह सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने बात करी डेंसिटी की। डेंसिटी की जब भी बात करेंगे तो एयर के कंपैरिजन में या वाटर के कंपैरिजन में बात करेंगे। तो जितनी भी ये एल्केन होती हैं दे आर लाइटर इन कंपैरिजन टू वाटर। लाइटर मतलब क्या, उनकी डेंसिटी कम होती है 1 से, है ना, क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो इनकी डेंसिटी कम होती है उसके कंपैरिजन में। मेरे ख्याल में इतना आपको समझ आ गया। सो आगे बात करें। नेक्स्ट इज अबाउट सॉलेबिलिटी, है ना। दीज एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर। नॉन पोलर चीज पोलर कंपाउंड में क्यों सॉल्युबल होएगी, पहली बात तो ये, है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फर्दर हमने बात करा नॉन पोलर सॉल्वेंट में पानी में तो डिजोल्व नहीं करता, लेकिन क्या पोलर सॉल्वेंट, सॉरी, पोलर सॉल्वेंट में तो डिजोल्व नहीं करता, नॉन पोलर में डिजोल्व कर देता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बाकी जो है दे आर नॉन पोलर। बेंजीन हो गया, ईथर हो गया ना। सो ये फर्दर अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमने इसमें डिस्कस किया, स्टार्ट किया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने आपको एक चीज गाइड भी करा था कि इस टॉपिक के अंदर जो मेन रहेगा हमारे पास दैट विल बी अल्टरनेशन इफेक्ट। कौन सा, अल्टरनेशन इफेक्ट। ओके। सो व्हाट इज अल्टरनेशन इफेक्ट, उसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम स्टडी करेंगे किसके लिए, एल्केन्स के लिए। ओके। सो नॉर्मली अगर मैं बात कर दूं टोटल ऑर्गेनिक के लिए, सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सिंपल सी बात, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा। यस, समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्या बोला मैंने। नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे कि किसी पार्टिकुलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा या फिर कम होएगा, है ना। अगर इसी को मैं एक और प्रोपोर्शनलिटी में लिखूं तो इट विल बी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस जितना ज्यादा होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, कम होएगा। वो मैं समझा देता हूँ आपको सिंपली किस तरीके से। क्या बोला, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले किसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका, एल्केन के लिए अगर बात करूँ, इट विल डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास मतलब नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन साथ ही साथ बोल रहा है नंबर ऑफ कार्बन स्टेट चेन में हो तो। अगर ब्रांचिंग हो जाए तो ब्रांचिंग क्या करेगी, इट विल लीड टू डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। ओके। सो एक आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एक ब्रांचिंग वाला कंपाउंड है, तो ब्रांचिंग वाले कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होएगा वो कम होएगा और स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, ज्यादा होएगा। बात करते हैं इसके बारे में किस तरीके से है। देखो, ये मेरे पास है मीथेन CH4। इसका बॉइलिंग पॉइंट इथेन के कंपैरिजन में क्या होएगा, कम होएगा, है ना। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन के कंपैरिजन में क्या होएगा, कम। उसका रीजन सिंपल है। देखो, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मीथेन का जो एक मॉलिक्यूल है वो मीथेन के दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। कौन सी फोर्सेस होती हैं, ये वैंडरवाल फोर्सेस, है ना। ये एक दूसरे को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा। अगर ये लिक्विड फेज में है तो इसको वेपर फेज में लेके जाना, तो लिक्विड फेज में इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कमजोर हैं, तो इसीलिए कम हीट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका इथेन है, इथेन के केस में मॉलिक्यूल का साइज क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, डबल हो गया, आप ये देख सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूल का साइज पहले वाले मीथेन के कंपैरिजन में बड़ा हो गया। और आपको पता है वैंडरवाल फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। जितना बड़ा साइज होएगा उतना ही डिफॉर्मिटी आएगी उसके अंदर, है ना। डिफॉर्मिटी आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एकदम से डिवेल्प होंगे और मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उतना ही स्ट्रांगली। तो इसलिए स्ट्रांग फोर्सेस होती है किसके बीच में, दो मॉलिक्यूल जो इथेन के हैं उनमें। ऐसे ही अगर मैं कार्बन बढ़ाता जाऊंगा तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी, वैंडरवाल फोर्सेस भी क्या करती जाएंगी, इंक्रीज करती जाएंगी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
लेकिन अब यहाँ पर ब्रांचिंग का एक कंसेप्ट दे रहा है। ब्रांचिंग की कैसे है? सिंपली कार्बन चेन इस तरीके से थी, एक कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। ये CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमारे पास 4 कार्बन की एक चेन थी, तो इसको बोल रहे हैं एन ब्यूटेन। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ? एक दूसरे कंपाउंड के साथ जिसमें केवल 3 कार्बन हो, ये चेन के अंदर, पेरेंट चेन के अंदर CH3, और यहां पे CH3 ग्रुप लगाओ, है ना, तो दिस इज व्हाट? 2 मिथाइल प्रोपेन। है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन लिंकेज डिफरेंट कर रहा है ना, लिंकेज डिफर कर गया। एक और एग्जांपल इसी से जुड़ा हुआ ले रहा हूं। ये कार्बन ले लिया, एक मिथाइल ग्रुप इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, और एक इधर ले लिया, सेम इधर। तो ये क्या है? नियो पेंटेन इसको हम बोलेंगे अदरवाइज। यहाँ पे कार्बन का नंबर तो कितना है? 5 है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या अब सरफेस एरिया कम होता जा रहा है ना? अगर यहाँ पे 5 कार्बन होते हैं और यहाँ पे भी 5 ही कार्बन है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको CH2 CH3 करके, हाँ, यहाँ पे भी इसको CH2 CH3 करके लिख लो। 5 कार्बन मैं पूरे करना चाहता हूँ। एक सेकेंड प्लीज। पहले मैंने सोचा था केवल 2 को कंपेयर करूंगा, अभी मेरे को लगा कि तीनों को कंपेयर करके फिर ज्यादा क्लियर होएगा। ओके, अभी आप समझ पा रहे होंगे क्या? जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम रह रहा है। नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बी सेम। 5 कार्बन इसके अंदर थे, 5 ही इसके अंदर हैं, और 5 ही इसके अंदर है ना? लेकिन फर्क क्या पड़ गया? दोनों, ये जो तीनों कंपाउंड है, इसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड मतलब क्या? सरफेस एरिया ज्यादा, और सरफेस एरिया ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा वैंडरवाल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्सेस। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन इसके केस में सरफेस एरिया कम होना चालू हो गया। इसके केस में सरफेस एरिया सबसे कम है, तो इसीलिए इसका सरफेस एरिया सबसे कम होने की वजह से इसी के तरह का दूसरा मॉलिक्यूल और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। समझ आ गया? जितना कम सरफेस एरिया उतना ही वीक वैंडरवाल फोर्सेस, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होएगा? फिर कम हो जाएगा। थोड़ी सी हीट करनी पड़ेगी और एकदम से वो वेपर फेज में चला जाएगा। समझ आ गया? ये सुनो। हाँ बच्चे, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अब मेल्टिंग पॉइंट, जहां से हम डिस्कस कर रहे होंगे अल्टरनेशन इफेक्ट, जो कि मेन पॉइंट है यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता चल गया क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट सिंपली 1 atm प्रेशर के ऊपर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर जब कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हीटिंग करते करते कितना हो जाए? एक टेम्परेचर ऐसा सेटअप हो जाए जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या? मेल्टिंग पॉइंट सिंपली जब एक सॉलिड और लिक्विड दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे 1 atm प्रेशर के ऊपर, है ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस किसी सब्सटेंस के एग्जिस्ट करते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, है ना? या नॉर्मली आप बोलते हैं जब मेल्ट कर जाता है कोई चीज, तो हम उस टेम्परेचर को बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्टरनेशन इफेक्ट जो कि मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेशन इफेक्ट। सो व्हाट इज अल्टरनेशन इफेक्ट, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। सो ये चेक करो, ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन एल्केन, ओके, जिसके अंदर कितने कार्बन है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन है ना? कितने कार्बन? ऑड नंबर कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और दूसरे वाला मैं ले रहा हूं जिसके अंदर कितने? ओनली 6 कार्बन होंगे। चेक करना इसको। ये 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इवन नंबर ऑफ कार्बन। इस तरीके से हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, एक में ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और दूसरे में इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। अब इनमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है।
है ना। तो इसको समझते हैं कि किस तरीके से डिफरेंस आता है, क्योंकि ऐसे ही मैं बोल दूंगा तो गलत भी हो सकता है। एक मैं आपको डाटा दे रहा हूँ यहाँ पे, एल्केन अलग अलग मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूँ। सो एल्केन अगर मैं लूँ, दिस इज प्रोपेन C3H8, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 85.9। फर्दर ब्यूटेन C4H10, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 138। इसके बाद फर्दर C5H12 पेंटेन, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 143.3। फर्दर C6H14, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 179। उसके बाद C7H16, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 182.5। नेक्स्ट फर्दर अगर आप बात करें C8H18, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दिस इज 216.2। ओके, इस तरीके से ये जो डिफरेंट एल्कीन हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। लेकिन इसमें आप एक चीज देखना, जब आप ऑड नंबर से इवन नंबर की तरफ को जा रहे हैं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसको माइनस करेंगे क्या? हाँ बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट को एक बार माइनस करना, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे? दिस इज 138 माइनस 85.9 आई थिंक, हाँ, दिस इज 52.1, है ना। इसको बुक के अंदर, लिटरेचर के अंदर जब लिखा जाता है थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो मैं इसीलिए आपको डाटा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल पे ऊपर जा रहे हैं, 143.3 माइनस 138 अप्रोक्सीमेटली 5.3। अब दोबारा देखो, क्या जब आप ऑड नंबर से इवन नंबर की तरफ जा रहे होंगे तो क्या 179 माइनस 143.3, दिस इज 35.7। ओके, अब जब 179 से 182 की तरफ जा रहे हैं तो दोबारा से क्या 182.5 माइनस 179, तो कितना आ गया 3.5। दिस इज द थिंग जिसको मैं अल्टरनेशन इफेक्ट बोलता हूँ। एक और चीज इसको भी कर लो, 216.2 माइनस 182.5, तो दिस इज 33.7। है ना मजेदार चीज? जब आप ऑड नंबर्ड कार्बन से इवन नंबर कार्बन की तरफ को जा रहे हो तो डिफरेंस किसका, मेल्टिंग पॉइंट का ज्यादा आ रहा है। और जब इवन से ऑड की तरफ जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस कम आ रहा है। बाद में दोबारा यही चीज आगे से आगे फॉलो होती जा रही है मैजिकल? पता था इसके बारे में आपको पहले? यस और नो? यस सर। पता था ना। तो नॉर्मली इसको कैसे बोल देते यस हैं, सर। वहां पे बोला जाता है कि भाई जो कंपाउंड जिनका क्या इवन नंबर्ड कार्बन जिनके अंदर होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, जिनका इवन, जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन के। क्या बोल रहा है वो? इवन नंबर्ड कार्बन जिसके अंदर होंगे, है ना, 2 4 6 8 10 ऐसे करके कार्बन होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड के। लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। अगर आप देखें तो ऑड नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कम है। इवन नंबर वाले का ज्यादा है। फर्दर आगे और ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो वो तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कंपैरेटिव स्टडी देख सकते हैं क्या, कि भाई ऑड नंबर वाले और इवन नंबर वाले कार्बन का जो डिफरेंस आ रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, वो यहाँ पे क्या आ रहा है, कम, सॉरी ज्यादा, और अगले वाले केस में क्या आ रहा है, कम। मतलब इवन से ऑड की तरफ जाओगे तो कम आएगा, ऑड से इवन की तरफ जाओगे तो इंक्रीज कर जाएगा ये डिफरेंस। किसका? मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम क्या, अल्टरनेशन इफेक्ट। समझ आया या सुनो? हाँ बच्चे, क्लियर है? यस सर। लेकिन ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका सिंपल सा रीजन है, ये जो आपके ऑड नंबर्ड कार्बन वाले एल्केन होते हैं ना, इसमें जब दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा तो उसकी भी इसी तरीके से शेप रहेगी। यस और नो? तो जब इस तरीके की उसकी शेप रहेगी तो ये जो ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, रिपल्सन कॉज करके
और उतनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस केस में जो पैकिंग है वो थोड़ा क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस वजह से ये डिफरेंस आता है। ओके, यहाँ पे पैकिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्टेडी क्राउडिंग आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और इसी वजह से ये आपके पास सिचुएशन आ रही है कि डिफरेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में। ओके, फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट मेरे पास जो रहेगा टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अदरवाइज डिस्कस कर रखी हैं इसकी, लेकिन कुछ एक केमिकल रिएक्शन जो कि डिस्कस करने को होंगे। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमने डिस्कस कर रखी है? सो सबसे पहले जो रिएक्शन इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। ओके, तो ये जो एल्केन है, इनके केस में क्या, कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। सो क्या रिएक्शन था? इट वाज मीथेन CH4 reacting with chlorine Cl2. So it give us CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 प्लस HCl। यही रिएक्शन था। हाँ जी। और इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था, कौन सा मैकेनिज्म होता है इसका, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये? हाँ बच्चे, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है? बोल नहीं रहे आप। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। भूल गए क्या आप लोग? Yes, sir. भूल गए? सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या, तीन स्टेप थे। स्टेप नंबर 1 क्या होता था? इनिशिएशन। स्टेप नंबर 2 क्या था? प्रोपेगेशन। स्टेप नंबर 3 क्या था, बोलोगे? इट वाज टर्मिनेशन। तो इस तरीके से तीन स्टेप में आपका रिएक्शन होता था, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। यहाँ पे एरो के ऊपर एक और चीज लिखी जाती है, लाइट। डिफ्यूज सनलाइट में ये रिएक्शन होता है। ओके, सो क्या ये सारे स्टेप डिस्कस करने की जरूरत है दोबारा से? हाँ बच्चे, तीनों स्टेप्स को दोबारा डिस्कस करूं क्या? यस और नो? अरे No, बोल। sir. नो। ओके, अगर आपको जरूरत लगती है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे दे रखा है, और हेडिंग उसमें इवन जो पीछे लगा रखा है पिक्चर, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना, तो उसमें डिस्कस कर रखा है। सेम रिएक्शन है मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। मैं कुछ एक और एस्पेक्ट इस रिएक्शन के डिस्कस कर देता हूँ, जहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, है ना। अदरवाइज दोबारा मैकेनिज्म ही डिस्कस करता रहूंगा, मैकेनिज्म शायद पेपर में नहीं आएगा, वहां से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इनको समझने में। अगर मेरे को लगेगा तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा। अगर आप समझना चाहते हैं, मैं आपको इनिशिएशन स्टेप का स्टेप बता देता हूँ। क्या है, वहां पे होता था क्लोरीन, उसकी क्या हो जाती थी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होमोलिटिक क्लीवेज होती थी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता था, एक इसके पास आ जाता था, क्या बन जाते थे, टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। फिर प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता था, जो मीथेन मॉलिक्यूल था उसके ऊपर अटैक करता था कौन, ये फ्री रेडिकल, क्लोराइड फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल ये। और क्या, इसकी भी होमोलिटिक क्लीवेज करवा देता था। सारे के सारे जो बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज। टर्मिनेशन के क्या अंदर क्या होता था, क्लोरीन फ्री रेडिकल अपने ही जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहा था, या फिर मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना देता था, इथेन बना देता था। तो दिस वाज द सिचुएशन, है ना, ये मैकेनिज्म थी वहां पे। फिर भी आप एक बार उसको दोबारा रिकैप्चुलेट कर सकते हैं देख के, है ना। मैं मूव कर रहा हूँ अब किसके ऊपर, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन के ऊपर, है ना। इसी के अंदर हमारे पास रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। कौन सी हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होएगी इन कंपैरिजन टू अदर, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी हेलोजन होएगी उसके बारे में यहाँ पे रहेगा। सो हाईली रिएक्टिव होते हैं फ्लोरीन, उससे कम रहेगी क्लोरीन, फिर ब्रोमीन,
और उससे भी कम आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्लोरीन, दिस कैन रिएक्ट इन डार्क, दिस कैन रिएक्ट इन डार्क, बिना लाइट के भी ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। बट अबाउट क्लोरीन, इट रिएक्ट इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, है ना, एज वेल एज ब्रोमीन। बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिक्वायर लाइट एनर्जी। एंड बट अबाउट आयोडीन, लाइट एनर्जी मतलब हल्की एनर्जी नहीं, लाइट मतलब रेडिएशन, ओके। बट अबाउट आयोडीन, आयोडीन डज नॉट शो एनी रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई रिएक्शन ये शो नहीं करता है ना। बट अगर इसको हीटअप करें, बट ऑन हीटिंग रिएक्शन अकर, ऑन हीटिंग आयोडीनेशन अकर, है ना। जब आप हीट करेंगे तो जाके आयोडीनेशन हो पाएगा, है ना, समझ आ गया। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा डार्क के अंदर, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ रिक्वायरमेंट रहेगी लाइट की। आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है वो कब होएगा, जब उसको आप थोड़ा हीट करेंगे। ओके, दिस वाज अबाउट दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलोजन, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन फॉर व्हाट, रिएक्शन विद एल्केन। फर्दर अगर हम इसमें बात करें, मोस्टली जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, जैसे मीथेन की अगर हम बात करें, इज डन इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, आयोडिक एसिड HiO3, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना, जो क्या करता है, विच न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयोडाइड, विच न्यूट्रलाइजेस हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, सो ये है आयोडीनेशन रिएक्शन के बारे में मैंने बताया। इज द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन आपने देखा ही है किस तरीके से रहती है। पहले आपके पास क्लोरोमीथेन आएगा, डाइक्लोरोमीथेन आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन आएगा और टेट्राक्लोरोमीथेन आएगा। ओके, सो ये है। अब और भी ऐसे ही रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये था आपका हेलोजिनेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने लिया कि हेलोजिनेशन किस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो इसमें नाइट्रेशन आपके पास रहता है। सो फर्स्ट इज नाइट्रेशन, इस तरीके से सल्फोनेशन रहेगा। ओके, पहले नाइट्रेशन को समझ लेते हैं, व्हाट इज नाइट्रेशन। ओके, सो नाइट्रेशन की अगर हम बात करें, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो मैं कोई एल्केन ले ले रहा हूँ, CH4 ले लिया मैंने, मान लो, हाँ, CH4, और इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ OHNO2, दिस इज नाइट्रिक एसिड, HNO3 अदरवाइज इट इज। तो इसके साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, सो होगा क्या, आप समझ सकते हैं। एक जो हाइड्रोजन है उसको ये सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपके पास क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा CH3NO2, साथ में क्या, वाटर, है ना। हाइड्रोजन और OH निकल गए,
और NO2 ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस इज द सिंपल रिएक्शन। अगर ये क्लियर हो गया, फर्दर आगे बात करें तो नाइट्रो अल्केन आपके पास आ गया, दैट इज नाइट्रोमीथेन। इस केस में हम बात कर रहे होंगे। ये जो आपके पास हमने रिएक्शन दिया, ये किया नाइट्रिक एसिड के साथ, है ना। यहाँ पे लिख दूँ इसको नाइट्रिक एसिड, HNO3 इट इज, हाँ। अदरवाइज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? जिसके साथ रिएक्ट करवा के आपके पास नाइट्रेशन प्रोसेस हो जाती है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इस चीज को आपने याद रखना है। जब हम बेंजीन के रिएक्शन कर रहे होंगे तब आपके काम आएगा, वहां पे यही रिएजेंट या अरोमेटिक कंपाउंड के मोस्टली रिएक्शन जब हम कर रहे होंगे तो यहाँ पे यही आएगा। ओके, तो दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर अप्रोक्सीमेटली एट 250 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ अगर आप कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं तो उसकी नाइट्रेशन मोस्टली हो जाती है। ओके, या फिर दूसरा नाइट्रेशन के लिए और क्या रिएजेंट यूज किया जा सकता है? that is nitric acid, HNO3, which is in vapor phase. Okay, nitric acid के vapors at approximate temperature of 400 to 500 degree Celsius. Okay, this is nitrating मिक्सचर। तो ये था आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर जिसके बारे में हमने बात करी। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर रहता है ना, एट अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। अगर आप कंपाउंड को उसके साथ हीट करते हैं तो नाइट्रेशन उसकी हो जाती है। या फिर नाइट्रिक एसिड के वेपर्स जो कि 400 या फिर 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेंगे, है ना, उनके साथ अगर रिएक्शन कर देते हैं तो भी नाइट्रेशन हो जाती है। दूसरा जो रिएक्शन इसके अंदर हम देखेंगे दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन नाम से ही पता चल रहा है कौन सा ग्रुप लगेगा, SO3H ग्रुप लगेगा, है ना। जब आप रिएक्ट कराएंगे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करके रहता है। तो आप अगर यहाँ पे लेना चाहें एग्जांपल किसका, मीथेन का ही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। मीथेन रिएक्ट विद व्हाट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रहेगा? H2SO4 ना। उसको लिखने का तरीका आप ऐसे कर लो, OHSO3, है ना। OHSO3, HSO3 करें या SO3 H कर लो, है ना। यस, H2SO4 तो ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन, है ना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये भी क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रहेगा। और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, लंबे टाइम तक आप हीटिंग करेंगे तो जाके आपके पास प्रोडक्ट आएगा सल्फोनेशन जहाँ पे होएगी। अब यहाँ पे देख लो, एक हाइड्रोजन और OH निकल के वाटर बना देगा, उसको साइड में लिख दिया हमने। बाकी क्या रह गया? दिस विल बी CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? SO3H ग्रुप, है ना। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फोनेशन रिएक्शन बोल देंगे, है ना। सो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए अकेला। अदरवाइज लोअर एल्केन, यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप लिख लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन चलो समझ लो इसको यहाँ से। लोअर एल्केन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। लोअर एल्केन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, है ना। मतलब क्या, आपको मीथेन और इथेन जैसे है तो ये इस रिएक्शन को नहीं देंगे। आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वाला कोई एल्केन लेना पड़ेगा जहाँ पे ये रिएक्शन हो सकता है। केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको मीथेन के साथ रिएक्शन लिखवा दिया कि इजीली आपको समझ आ जाए, है ना। अदरवाइज क्या, आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करके फिर जाके ये रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज एक्चुअली ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों अगर एक हम कॉम्बिनेशन में लें तो क्या आएगा? ओलियम, है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो रिएक्शन की है दैट इज थर्ड वन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड कैटेगरी इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कल भी शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीडेशन होएगी अगर तो क्या बनेगा? लास्ट जो प्रोडक्ट आपके पास रहता था वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है ना। सो अगर मैं किसी एल्केन के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कंबस्शन रिएक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ पहले ना। तो फर्स्ट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम एक और नाम देते हैं क्या, कंबशन। अगर आप किसी भी कंपाउंड को आग लगा दें और वो अगर कंबशन उसका पॉसिबल है, तो उससे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मैं जनरल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या, CnH2n+2 + O2 गिविंग अस CO2 एंड वाटर। अगर मैं यहाँ से आपको चाहूँ क्वेश्चन अराइज करना कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, करोगे बैलेंस? जल्दी से बैलेंस करके बताओ, व्हाट विल द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन दिस रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होंगे इस रिएक्शन में, जल्दी से बताएंगे। यस प्लीज, व्हाट विल बी द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट।